हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम ऐतिहासिक काल में हरियाणा के बारे में जानेंगे। यह हमारा हरियाणा के इतिहास का पार्ट 5 है। इससे पहले हमने हरियाणा के इतिहास के 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। अगर अब तक आपने वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर आप वो 4 पार्ट्स देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल और अधोऐतिहासिक काल को पूरा कंप्लीट कराया है। तो आप वह वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐतिहासिक काल में हरियाणा। इससे पहले हम ऐतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं कि ऐतिहासिक काल होता क्या है। तो दोस्तों, ऐतिहासिक काल वह काल था जिसका हमें लिखित साक्ष्य भी मिला और वह पढ़ा भी गया। क्या था? हमें लिखित साक्ष्य भी मिला था और वह पढ़ा भी गया था। इससे पहले जो हमने प्रागैतिहासिक काल किया था, उसमें जो हमें साक्ष्य मिले वह लिखित साक्ष्य नहीं थे, वो पूरी तरह से पत्थर युग था। प्रागैतिहासिक काल क्या था? पूरी तरह से पत्थर युग था। ठीक है जी। इसके बाद हमने अधोऐतिहासिक काल किया था, उसके जो हमें साक्ष्य मिले थे वह लिखित तो थे, लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं सकते थे, उनकी कोई भी लिपि नहीं थी। लेकिन जो हमारा ऐतिहासिक काल है, उसमें जो हमें साक्ष्य मिले हैं वह पूरी तरह से लिखित भी हैं और उन्हें हम पढ़ भी सकते हैं। इसलिए इन साक्ष्यों को किस काल में रखा गया है? तो ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो इतिहासकारों ने आगे ऐतिहासिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का जो समय काल है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक काल का समय काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले वैदिक काल के बारे में। तो दोस्तों, जो वैदिक काल था उसमें हरियाणा को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सप्त सिंधु के नाम से। तो अब हमारे माइंड में यह प्रश्न उठता है कि ये सप्त सिंधु है क्या? तो ये सप्त सिंधु है 7 नदियों का समूह। क्या है? 7 नदियों का समूह। तो अब यह भी जान लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन यह भी पूछ लेते हैं कि सप्त सिंधु में कौन सी नदी आती है जहाँ कौन सी नदी शामिल नहीं है। तो चलिए जानते हैं सप्त सिंधु की नदियों के बारे में। तो सबसे पहली जो नदी है वह है सिंधु, दूसरी नदी है हमारी सतलुज, तीसरी है रावी, चौथी नदी है चिनाब, पांचवी नदी है झेलम, आगे ब्यास, तथा लास्ट जो नदी आती है हमारी सरस्वती नदी। ये सातों नदियां सप्त सिंधु में शामिल हैं। किस में शामिल हैं जी? सप्त सिंधु में। तो आगे से कंफ्यूज मत होइएगा इन नदियों के बारे में भी। आगे दोस्तों, जो वैदिक काल है उसे ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता है उसे? ऋग्वैदिक काल के नाम से भी, क्योंकि जो विश्व का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसकी रचना भी किस काल में हुई थी? तो उसकी रचना भी वैदिक काल में ही हुई थी। तो दोस्तों, आगे हम जानते हैं कि जो वैदिक काल की सभ्यता थी वह कैसी थी। तो जो वैदिक काल की सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी थी? ग्रामीण सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता थी वह कौन सी सभ्यता थी? वह शहरी सभ्यता थी। ठीक है जी। एग्जाम में यह भी आ जाता है कि ऋग्वैदिक काल की जो सभ्यता थी वह कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी वह कैसी सभ्यता थी? वह नगरीय या फिर शहरी सभ्यता थी। तो जो ग्रामीण लोग थे उन्हें क्या कहते थे? तो उसे आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य। आर्यों का आगमन भी किस काल में हुआ था? तो वैदिक काल में। ठीक है जी। और जहाँ पर आर्य रहते थे उस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो उस प्रदेश को सप्त सैंधव के नाम से जाना जाता था। सप्त सैंधव के नाम से। आगे हम देखते हैं कि जो हरियाणा में वैदिक काल है उसका क्या इतिहास रहा, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि हरियाणा में वैदिक काल का इतिहास कैसा रहा। तो
सबसे पहले जो हरियाणा में वैदिक काल की शुरुआत वो आर्यों के आगमन से मानी जाती है। किनके आगमन से मानी जाती हैं? आर्यों के आगमन से। आर्य हरियाणा में 1500 ईसा पूर्व में आए थे। जो आर्य लोग थे उन्हीं के आगमन से जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी उसका पतन हुआ था। किसका पतन हुआ था? हड़प्पा सभ्यता का। और वैदिक काल का आरंभ हुआ था। किनके आगमन से हुआ था? आर्यों के आगमन से। ठीक है जी। आगे जो आर्य लोग थे वे पशु चरवाहे थे और घास के मैदानों की तलाश में इधर उधर जाते रहते थे। ठीक है। आर्य जो थे वो क्या थे? पशु चरवाहे थे। और किसकी तलाश में जाते थे इधर उधर? तो घास के मैदानों की तलाश में। और आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे आर्य? मध्य एशिया से। कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि किसके अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। तो जो जर्मन विद्वान है मैक्स मुलर, कहाँ से है मैक्स मुलर जी? जर्मन से हैं। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया से कहाँ आए थे? तो ओल्पस पर्वत के आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यानी कि यूरेशिया से आए थे। आगे एक दो और डेफिनेशन है जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी कि जो आर्य थे वे कहाँ से आए थे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की डेफिनेशन जो है। किनकी? बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य थे वह आर्कटिक प्रदेश से आए थे, मतलब कि उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से आए थे? आर्कटिक प्रदेश से। किनके अनुसार जो आर्य थे वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे? तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। एक और डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि स्वामी दयानंद के अनुसार, स्वामी दयानंद के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? स्वामी दयानंद के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे? तो स्वामी दयानंद के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से। तो ये तीनों डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो याद रखनी है हमें। तो चलिए आगे देखते हैं कि हरियाणा में आर्यों के आगमन के साक्ष्य क्या हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक प्रश्न तो उठता ही है कि हमें कैसे पता चला कि हरियाणा में आर्य कहाँ पर आए और कब आए। इसके बारे में कोई ना कोई साक्ष्य तो हमें प्राप्त हुए ही होंगे ना। तो चलिए जान लेते हैं कि वे साक्ष्य कौन कौन से हैं और कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों हरियाणा में आर्यों के आने के हमें दो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये दोनों साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हरियाणा में 4 ऐसे स्थान हैं जो फेमस हैं और जिनका नाम हमें याद रखना है। तो सबसे पहले है सूद, दूसरा है भगवानपुर, सूद भगवानपुर, तीसरा है जी दौलतपुर, और जो फोर्थ है वह है हमारा थानेसर। इन चारों स्थानों से हमें वैदिक काल के बारे में जो साक्ष्य मिले, मतलब कि आर्यों के आगमन के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मिलते हैं? सूद से, भगवानपुर से, दौलतपुर से और थानेसर से। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें साक्ष्य मिले क्या क्या हैं। तो जो पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है वह है चित्रित मृद भांड। जो जब मृद भांड थे, मतलब कि जो मिट्टी के भांडे होते थे उन पर चित्र बनाए होते थे। ये किस रंग के होते थे? कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो आर्यों के साक्ष्य मिले हैं चित्रित मृद भांड वे किस रंग के थे? तो ये दूसरे रंग के थे। दूसर, इनका रंग क्या था? दूसर था। मतलब कि यह धुएं के रंग के थे, धुएं के रंग के, और इन पर रंग बिरंगे चित्र कर दिए जाते थे। तो आर्यों के आगमन का जो दूसरा साक्ष्य प्राप्त होता है वह है विश्व का सबसे पुराना वेद। कौन सा है विश्व का सबसे पुराना वेद? तो ऋग्वेद। इसके बारे में हमने पहले भी जानकारी प्राप्त कर ली, डिस्कस कर चुके हैं हम पहले भी। तो दोबारा फिर हम बता देते हैं आपको कि जो हरियाणा है हमारा, ऋग्वेद में उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था रज हरियाणा, रज हरियाणा। और जो ऋग्वेद है वो क्या है? तो विश्व का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद।
इसमें एक युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। वह युद्ध कौन सा है? तो वह युद्ध है दासराग्य युद्ध। किस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? तो दासराग्य युद्ध के बारे में। तो कई बार एग्जाम में यह भी प्रश्न आ जाता है कि दासराग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है दासराग्य युद्ध का वर्णन। तो टोटल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? तो टोटल 10 मंडल हैं। कितने हैं जी? 10। ठीक है। तो जो दासराग्य युद्ध था वो किन दो राजाओं के बीच में हुआ और कौन सी नदी के किनारे हुआ? ये दोनों ही प्रश्न हर बार एग्जाम में आते हैं। तो दासराग्य युद्ध राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। ये जो 10 राजा थे उनमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। और यह युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था? पुरुषनी नदी के किनारे, जिसे वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो जहां से एक प्रश्न और बनकर आता है कि रावी नदी का ऋग्वेद में कौन सा नाम दिया गया है? तो पुरुषनी नदी। ठीक है। और रावी नदी के किनारे ही कौन सा युद्ध हुआ था? दासराग्य युद्ध। इसमें जो जीत हुई थी वह राजा सुदास की हुई थी। किसकी जीत हुई थी? राजा सुदास की। और जो राजा सुदास था वह भारत वंश का अंतिम महान शासक हुआ था। ठीक है। और एक एग्जाम में और भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो राजा सुदास था उनका पुरोहित कौन थे? पुरोहित कौन थे इस युद्ध में? तो वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी। और जो 10 राजा थे इनके पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी इनके पुरोहित थे। ये था जी दासराग्य युद्ध। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो आर्यंस के प्रारंभिक वंश थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो आर्यंस के प्रारंभिक वंश को पुरु वंश के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? पुरु वंश के नाम से। तो पुरु वंश के जो पहले महान राजा हुए थे वह थे राजा मनु। कौन थे? राजा मनु। और इसी वंश में आगे चलकर एक राजा हुए थे राजा दुष्यंत, और इनका एक पुत्र था जिनका नाम था भरत, और इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है जी। और एक प्रश्न और आता है कि पुरु वंश की जो राजधानी थी उसका क्या नाम था? तो पुरु वंश की राजधानी का नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। और एक और जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वह है कि पुरु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पुरु वंश का जो अंतिम शासक था वह था राजा स्वर्ण। एक प्रश्न और रह गया इसमें से, हर बार एग्जाम में आता है कि भरत की जो माता है उनका क्या नाम था? भरत की माता का नाम था शकुंतला। क्या था? शकुंतला। और पिता का नाम दुष्यंत। और ये किस वंश से थे? ये पुरु वंश से थे। आगे जो पुरु वंश था समय के साथ साथ पुरु वंश में भी जो फूट पड़ती है और इसी से एक नई शाखा का आरंभ हुआ। तो वह शाखा कौन सी थी? तो पुरु से ही एक वंश की स्थापना हुई, उसका नाम था कुरु वंश। कुरु वंश। तो कुरु वंश किस वंश की ही एक शाखा है? तो कुरु वंश पुरु वंश की ही एक शाखा है। तो चलिए हम थोड़ी सी जानकारी कुरु वंश के बारे में भी प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी, कुरु वंश। कुरु वंश थी जो हमने पहले ही जान लिया था कि यह पुरु वंश की ही एक शाखा थी, और इसकी जो स्थापना की थी वह राजा कुरु द्वारा की गई थी। और जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वह है राजधानी, कि इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई अपनी? तो इंद्रप्रस्थ। कुरु वंश की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। लेकिन जो हस्तिनापुर थी वो किसकी राजधानी थी? वह पुरु वंश की राजधानी थी। ठीक है। और इंद्रप्रस्थ है जो, इसका वर्तमान में क्या नाम है? तो दिल्ली। इंद्रप्रस्थ का वर्तमान में नाम है जी दिल्ली। ठीक है। और कुरु वंश में ही कौरव और पांडव हुए हैं। कौन हुए हैं? कौरव व पांडव। और इन्हीं के मध्य में जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, किसका युद्ध हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था।
जो 18 दिन चला था और इसमें जीत किसकी हुई थी? पांडवों की जीत हुई थी। तो दोस्तों हम महाभारत से संबंधित एक अलग से वीडियोस करेंगे जिसमें हम जितने भी महाभारत से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम थोड़ा थोड़ा ही कर लेते हैं कि जो महाभारत का युद्ध था उसका समय काल क्या है। हर बार एचएससी के एग्जाम्स में आता है कि महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया, तो 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर कॉपी में आपको, हर बुक में आपको अलग अलग डेट मिलेगी, लेकिन एचएससी के अनुसार यही माना जाता है कि जो महाभारत का युद्ध है वो 900 ईसा पूर्व में ही हुआ था। एक तो एचएससी के अनुसार और एक विद्वान है हमारा रोमिला थापर। क्या है? रोमिला थापर। इन दोनों के अनुसार जो महाभारत का युद्ध था वह 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो महाभारत के युद्ध में जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत पांडवों की हुई थी। पांडव कुल कितने थे? तो 5 पांडव थे। ठीक है, इनमें से जो 3 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इनकी माता थी जो वो कुंती थी, और जो नकुल और सहदेव थे इनकी माता का नाम था माधुरी या फिर माधुरी। ठीक है, 5 पांडव हुए थे, 3 की माता का नाम तो कुंती था और जो नकुल और सहदेव थे उनकी माता का क्या नाम था? माधुरी था। ठीक है, तो एक एग्जाम में यह भी प्रश्न आ जाता है कि कुंती ने सूर्य देव की पूजा की थी, तो सूर्य देव की पूजा से उसे जो वरदान मिला था उससे उसे कौन से पुत्र की प्राप्ति हुई, या उससे उसका कौन सा पुत्र हुआ? तो सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण जो था वो था तो कुंती का पुत्र। कुंती ने ही उसे जन्म दिया था, लेकिन उसने युद्ध किनकी तरफ से किया था? तो उसने युद्ध कौरवों की तरफ से किया था, ना कि पांडवों की तरफ से। तो इसकी माता कौन थी? कुंती ही थी, लेकिन युद्ध इसने किसकी तरफ से किया था? तो पांडवों की तरफ से किया था। और इसी युद्ध के दौरान जो श्री कृष्ण जी थे उसने ज्योतिषर में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? ज्योतिषर में। और युद्ध के बाद जो जीत की खुशी में पांडवों ने कौन सा यज्ञ करवाया था? पांडवों ने राजस्व यज्ञ। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो इसकी जीत की खुशी में तो इन्होंने राजस्व यज्ञ करवाया था पांडवों ने। तो हरियाणा में इसका न्योता देने के लिए इन्होंने किसे भेजा? तो नकुल को भेजा था। किसको भेजा था? नकुल को। और नकुल की माता का क्या नाम था? माधुरी। हमने पहले भी डिस्कस किया कि नकुल और सहदेव की माता का नाम माधुरी था, या फिर कई बार एग्जाम में इसको माधुरी भी लिखा मिल सकता है, माधुरी या माधुरी। तो नकुल दिग्विजय नामक एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? नकुल दिग्विजय नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसमें उन्होंने हरियाणा के 2 प्रसिद्ध नगरों का वर्णन किया था, एक तो रोहितिका और दूसरा है सरिस्का। तो एग्जाम्स में आता है कि नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किन 2 प्रसिद्ध नगरों का वर्णन मिलता है? तो रोहतिका और सरिस्का। रोहतिका का जो वर्तमान में नाम है वह रोहतक है, और सरिस्का का सिरसा। तो रोहतक और सिरसा के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो नकुल दिग्विजय से। अब देखते हैं कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जो युधिष्ठिर थे उनका उत्तराधिकारी कौन बना? तो युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी अभिमन्यु का बेटा राजा परीक्षित बना था। राजा परीक्षित बना था। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो जो राजा परीक्षित है इसके बारे में ना एक कहानी प्रचलित है, या फिर हम कथा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमें वह पता होनी चाहिए। तो कहते हैं कि जो राजा परीक्षित है वह एक बार किसी जंगल में घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक ऋषि जो है तप कर रहा है, जाप कर रहा है, या फिर कोई यज्ञ कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक मरा हुआ सांप उठाकर उस ऋषि के गले में डाल दिया। तो इससे क्रोधित होकर ऋषि ने कहा कि जा, तेरी मृत्यु भी सांप के काटने से होगी। तो इसके बाद वो भूल गया, राजा परीक्षित था कि उसे श्राप मिला है कि इसकी मृत्यु
सांप के काटने से उगी, लेकिन फिर क्या हुआ कि नागवंशी जो थे, नागवंशी, उनसे युद्ध हुआ। किसका हुआ? नागवंशियों से युद्ध राजा परीक्षित का हुआ था। और उसी युद्ध में जो राजा परीक्षित थे वह मारे गए थे। और राजा परीक्षित के मरने के बाद इनका जो पुत्र था जन्मेजय, इन्होंने एक यज्ञ करवाया, सर्पदमन यज्ञ। कहाँ पर करवाया था सर्पदमन यज्ञ? तो इन्होंने स्फिदो में करवाया था, जो जींद में स्थित है। उन्होंने जो यज्ञ करवाया जिसमें नाग आकर गिरने लगे थे और प्रार्थना करने लगे थे। ठीक है, तो यह है काल्पनिक कथा है या फिर कोई भी कथा है, लेकिन हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। तो अब हम जान लेते हैं कि राजा परीक्षित जो थे इनकी राजधानी कौन सी थी। तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली ही थी इनकी राजधानी। और इनकी मृत्यु किसके काटने से हुई थी? तो सांप के काटने से हुई थी। या फिर एग्जाम में यह भी आ जाता है कि नागवंशों से युद्ध करने के दौरान हुई थी। दोनों में कोई भी ऑप्शन में हुआ, दोनों एक साथ नहीं होंगे, लेकिन दोनों में कोई एक जरूर होगा। ठीक है, और इनके जो पुत्र थे वह कौन से थे? तो जन्मेजय थे। और इन्होंने कौन सा यज्ञ करवाया था? सर्पदमन यज्ञ करवाया था। कहाँ पर करवाया था? तो स्फिदो जींद में करवाया था। और इसमें सांप आकर गिरने लगे थे और प्रार्थना करने लगे थे। बाद में जो जन्मेजय थे इन्होंने नागों से युद्ध किया था और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। पहले तो इनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, लेकिन बाद में इन्होंने किसे राजधानी बनाया? तो तक्षशिला को राजधानी बनाया था। फिर इसने क्या किया जन्मेजय ने कि चलो मैं अब अपने राज्य का विस्तार करता हूँ, इसने सोचा अपने मन में। लेकिन फिर इसका युद्ध किनके साथ हुआ? जब इन्होंने राज्य का विस्तार करना चाहा तो इनका युद्ध हुआ ब्राह्मणों के साथ। जन्मेजय का युद्ध हुआ था ब्राह्मणों के साथ और इसी युद्ध में वह मारा गया था। किस युद्ध में मारा गया था? ब्राह्मणों के साथ हुए युद्ध में वह मारा गया। तो यह थी जन्मेजय और राजा परीक्षित के बारे में प्रचलित कथाएं। तो जान लेते हैं कि जन्मेजय के बाद जो राजा बना था वह कौन था? तो सप्तनिक था। कौन था? सप्तनिक। जो जन्मेजय के बाद राजा बना था वह सप्तनिक था। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने हरियाणा में वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।